2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और स्थापना के साथ ही उत्तरदायित्व मिलता है मनोज भारती को। जी हाँ, यह वही मनोज भारती हैं जिन्होंने विदेश में अपने नाम का डंका बजाया, भारत का डंका बजाया। आखिर कैसे आए राजनीति में और कैसे इन्होंने जन स्वराज से अपना संपर्क साधा, आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर, जन स्वराज में आप आए, इसके लिए आपका और बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट लिया, लेकिन आप तो फॉरेन सर्विस से थे, फिर ये राजनीति में आना अचानक से। सबसे पहले नमस्कार। फॉरेन सर्विस में आना और फॉरेन सर्विस में 35 साल गुजारना एक अध्याय था मेरी जिंदगी का, जो कि समाप्त हुआ फरवरी 2023 के अंत में। उसके बाद हमारी सर्विस कंडीशन के हिसाब से 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं। तो मैं अपने रिटायर्ड लाइफ में बहुत खुश था। मैंने कहीं कोई नौकरी या व्यवसाय करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद जब समय आया कि क्या करना है, तो सबसे पहली चीज थी समाज को वापस कुछ देने का। जिस समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है और जिस समाज से मैं आता हूं, वहां पे मैं अपने आप को एक प्रिविलेज्ड इंसान मानता हूं, पर मेरे जैसे ही हजारों हजार लाखों ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जितना प्रिविलेज्ड नहीं हैं। उन सब के लिए और फिर वाइडर सोसाइटी के लिए, जहां पे बिहार पिछले कितने सालों से देश के सारे राज्यों में सबसे निम्नतम पायदान पर पाया जाता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक इच्छा थी कि कुछ न कुछ किया जाए। और वो कुछ क्या होगा, इसकी उधेड़ बुन चल ही रही थी कि मौका मिला ये देखने का कि प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है वो पिछले 2 साल से बिहार में गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे में चल रहा है। इसकी गूंज सब जगह पहुंची है पूरे भारत में, और ये हमारे पास भी पहुंची थी। चूंकि मैं राजनीतिक रुझान का व्यक्ति नहीं रहा हूं, तो मैंने बहुत समय तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। मेरे पास बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने मुझसे कहा कि कुछ न कुछ तो करना होगा, अगर बिहार की स्थिति को बदलना है तो कुछ नया करने की जरूरत है। और वो नया एक प्रशांत किशोर जी के रूप में ही दिखाई दे रहा था। तब मुझे यही लगा कि एक बार एक कदम उठाने की जरूरत जरूर है। जब मौका मिला प्रशांत किशोर जी से मिलने का, तो मैंने उनको भी इसके बारे में कहा कि मुझे राजनीति में आने का कोई मन नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो यूजुअल कॉन्सेप्ट है, स्पेशली बिहार में, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में ही, लेकिन स्पेशली बिहार में, कि पॉलिटिक्स में वही आएगा जिसके पास या तो पैसा हो, या बाहुबल हो, या फिर पॉलिटिकल एंसेस्ट्री हो। तो पिताजी और दादाजी जो पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, वैसा ही आदमी पॉलिटिक्स में आकर सफल हो सकता है। ऐसी धारणा जन स्वराज की नहीं है। जन स्वराज एक नए तरह की सोच और नए सही लोगों की तलाश में है। और उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं कि मेरे जैसा आदमी पॉलिटिक्स में अगर नहीं आएगा तो फिर बिहार का पॉलिटिक्स कभी बदलने वाला नहीं है। उन्होंने ही मुझे कन्विंस किया, और फाइनली मैं यहाँ हूँ जन स्वराज के साथ। सर, आखिर बिहार को विकसित करने का क्या आपके पास एजेंडा है? जन स्वराज का क्या एजेंडा है? हमारे दर्शकों को कृपया यह बताइए। आपको मैं नई चीज क्या बताऊं, ये बात तो पिछले 2 साल से जगह जगह हर प्लेटफॉर्म से, हर टीवी चैनल से कही जा रही है कि बिहार को बदलने का एकमात्र उपाय है बिहार के लोगों की सोच को बदलना।
जब तक बिहार में लोगों की सोच बदलेगी नहीं, बिहार नहीं बदलने वाला है। कैसे ये सोच बदलिएगा, क्या कीजिएगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? अभी तक तो जो स्ट्रैटेजी है वो आप देख ही चुके हैं। लोगों को ये समझाना कि आपको पिछले 35-40 सालों से आप देख रहे हैं कि आपने जो मांगा आपको वो मिला, लेकिन क्या कभी आपने अपने बच्चों का भविष्य मांगा पॉलिटिकल पार्टी से? ये बात मंच से कही जा चुकी है और हर किसी ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। तो हम अब कह रहे हैं, जन स्वराज कह रहा है कि अगली बार आपको मौका मिले तो अपने प्रतिनिधियों से पूछिए कि बच्चों के लिए आप क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों के लिए आप क्या दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में ही भारत का बिहार का उज्जवल भविष्य अंतर्निहित है। सर, बिहार सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, लगातार उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले। इसके लिए मिड डे मील योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, तरह तरह की योजनाएं बिहार सरकार चला रही है। आप अलग क्या कीजिएगा उससे हट गई, ये तो बताइए। आप बताइए कि अगर पिछले 35 सालों में सरकार ने इतना कुछ किया है तो बिहार से बच्चे शिक्षा के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? आप बताइए। अगर सरकार ने इतना कुछ किया ही है शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए, तो बिहार से लोग बाहर क्यों जाते हैं? रोजगार के लिए सब आंध्र प्रदेश या कहां कहां जाकर वो दरवान का काम करते हैं शॉप्स में। बताइए सरकार ने अब तक क्या किया है? तो वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपके रोजगार को सर हाँ बिल्कुल क्या किया है, आप हमें बताइए। हमने कहा शिक्षा के लिए, ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपने कहा कि हम शिक्षा अच्छा देंगे, वही हम जानने चाह रहे हैं कि किस तरह से आप अलग डिफरेंसेस टाइप ऑफ एजुकेशन देंगे। हमारा प्लान तो अभी आएगा ना, हमारी सरकार तो आने दीजिए। हम पहले से क्या कहें आपसे? पहले आप हमें शासन का अधिकार दीजिए, हम आपको शिक्षा का प्लान देते हैं। आप जिसका जो भी प्लान चाहें हम आपको देने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास है वो प्लान। उसकी कुछ झलक तो प्रशांत जी ने उस दिन मंच से दी थी। सारा प्लान है हमारे पास, फुल प्रूफ प्लान है और प्लान तक पहुंचने का भी प्लान है। जब तक सर आप हमारे दर्शकों को या फिर जो आपके वोटर्स बनने वाले हैं उनको नहीं बताइएगा कि हाँ हमारे पास ये चीजें हैं, वो कैसे आपकी तरफ रुझान आएगा, कैसे आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे? ये बात गांव-गांव में जाकर हम लोगों को बता रहे हैं। शिक्षा का मतलब है एक सर्वांगीण विकास। शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि पैच वर्क किया जाए, जहां जहां कमी है वहां वहां पैच वर्क कर दें। एक पूर्ण रूप से एक नई शिक्षा पद्धति जिसके अंतर्गत बच्चों को केवल क्लर्क बनने की शिक्षा नहीं दी जाए। जब तक वो 10वीं पास करें तब तक या तो वो नौकरी करें, एकेडमिक्स में जाएं या फिर अपना रोजगार करें। मैं नेतरहाट विद्यालय का हूं, मैंने अपने विद्यालय में लकड़ी का काम करना सीखा है, मेटल का काम करना सीखा है, कृषि सीखी है। अगर आप मुझे कोई भी काम नहीं दें तो मैं अपना एक बढ़ई की दुकान खोलकर बढ़ई का काम कर सकता हूं। ये कैपेबिलिटी बिहार में हर बच्चे को देनी होगी। जब वो स्कूल से निकले तो वो कुछ भी करने के लायक हो। इसके लिए सक्षम बनाना एक एलिमेंट है हमारी नई शिक्षा नीति का। मैं कह रहा हूं केवल एक आयाम है हमारी शिक्षा नीति का। ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिक अनूठे आयाम हैं जिससे शिक्षा भी पूर्ण होगी, रोजगार का भी इंतजाम होगा और इंडस्ट्री जो बैठने वाली है हमारे ओवरऑल बिहार के विकास में, उसके लिए जो इनपुट चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो भी हमारी शिक्षा नीति तैयार करेगी। सर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में शराबबंदी है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग शराबबंदी खत्म कर देंगे। क्या रीजन? क्योंकि आधी आबादी जो बिहार की है, जिनके कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी, वो आप लोगों से नाराज चल रही है। जैसा हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने बात किया है, उसके बाद से वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सही बात इन्होंने नहीं की। इसमें कुछ डाइकोटमी है, कुछ विरोधाभास है। सबसे पहली बात, आपने कहा बिहार में नशाबंदी है। आप जरा ऑनेस्ट होकर कहिए कि क्या बिहार में नशाबंदी लागू है?
जिसको भी जहां चाहिए अवैध रूप से वो शराब पा सकता है। और इस दौरान क्या हो रहा है, इस अवैध धंधे में बहुत सारे लोग अवैध पैसा कमा रहे हैं। 20,000 करोड़ का सालाना, 20,000 लाख करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। और जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी वो और मल्टीप्लाई हो गई हैं। वो इसलिए कि लगभग 6-6.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया नशाबंदी के विरोध में। उसमें से लगभग 1 लाख के आसपास लोग अभी भी जेलों में हैं, और वो केवल लोअर तबके के लोग हैं जिनके पास और कोई तरीका नहीं है जेल से बाहर आने का। वो और उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नियां, उनकी माएं थाने का चक्कर काटते काटते परेशान हो गई हैं। बहुत सारी माएं, हमारे हिसाब से, आपने कहा कि महिलाएं परेशान हैं, हमारे हिसाब से तो हमने बहुत सारे माओं को देखा है, कहते हैं कि पहले बच्चा 600 रुपए में जाके खरीद कर ले आता था, अब तो उसके लिए उसको 400 रुपए देने पड़ते हैं। तो आप बताइए कि क्या शराबबंदी बिहार में लागू है? क्या ये सक्सेसफुल है? तो सर आप लोग ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि जो शराबबंदी है और हम लोग उसको स्ट्रिक्ट करेंगे, हम लोग फुल रूप से जो लीकर बैन है उसको स्ट्रांग करेंगे, ताकि किसी भी बॉर्डर से ही ना आता है, बॉर्डर बैन कर देंगे, हर एक चीज की जो है गाड़ी की चेकिंग होगी, सबकी चेकिंग होगी, ताकि शराब आ ना सके। बिहार में नहीं, बिहार के किसी और राज्य में नहीं, किसी देश में नहीं, दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ है ऐसा कि शराबबंदी को लागू किया गया है और वो सक्सेसफुल रहा है। ये हो ही नहीं सकता है। तो सवाल यह है कि इसको रेगुलराइज करके जनता को सही सही शिक्षा देकर क्यों नहीं इस बात को एक चैनल में रखा जाए, एक सही सही चैनल में रखा जाए, जैसा हर राज्य में होता है, जैसा बाकी देशों में होता है, उस तरह से ही इसको अनुशासित ढंग से रखा जाए और इससे आने वाले राजस्व को सही ढंग से, जैसे उस दिन कहा गया, शिक्षा के लिए उपयोग में लाया जाए। शिक्षा के लिए जो धन हमें चाहिए नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लाने का एक अच्छा राजस्व अर्जन का तरीका है ये। ठीक है सर, कोई और भी तरीका हो सकता है राजस्व अर्जन का, अगर शराबबंदी को छोड़ दिया जाए? नहीं, शराबबंदी को छोड़ दिया जाए। हाँ, ये तो एक एग्जाम्पल है कि हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये कोई आर्गुमेंट का काट नहीं है ना? बिल्कुल सर, सभी जो पार्टियां हैं वो लगातार जात की राजनीति करती हैं। आप लोगों ने भी जो है जात पर राजनीति शुरू कर दी है। इससे अलग अपने आप को आप कैसे कीजिएगा? आपको लगता है कि जनस्वराज ने जात की राजनीति की है? जनस्वराज का मेन मुद्दा रहा है कि समाज के हर वर्ग में समानता लाई जाए, हर लेवल पर, हर स्तर पर। और जैसा कि हमारे नियमों में है, हमारे संविधान में जो बाद में आएगा, कि हम समाज के हर तबके को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं, बराबर का रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और इसमें जैसा कि आपने देखा, समाज का जो तबका सबसे नीचे है उसको सबसे पहली प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ है। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी एक या दूसरी तरह से बहुत ही नैरो पॉइंट ऑफ व्यू में सिमटी हुई है। जनस्वराज ने अपना ये मोटो बनाया है कि हमारा धर्म जनस्वराज है, हमारा और कोई धर्म नहीं है, एक मानवता का उपाय है और जनस्वराज हमारा धर्म है। सर, हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों से कल परसों जो हमारी बात हो रही थी उसमें आप लोगों ने बोला था कि हम लोग अपने संविधान में राइट टू रिकॉल का भी यूज करने जा रहे हैं, उसे भी लेने जा रहे हैं। तो ये कैसे काम करेगा राइट टू रिकॉल, क्या होगा इसका प्रोसेस? और जो एक आखिरी सवाल है कि अभी बिहार में 4 उप विधानसभा चुनाव है, उसमें आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कैसे आप लोग अपने कैंडिडेट उतारिएगा? क्योंकि आपने बताया था कि हम हर जगह जाएंगे, हर जो ये चुनाव क्षेत्र है वहां जाएंगे और 5 कैंडिडेट को, अब नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं?
प्रोसेस तो वही रहेगा, इसको थोड़ा स्पीड अप कर दिया जाएगा। जन स्वराज ने ये नीति डिक्लेयर पब्लिक मंच से डिक्लेयर की है कि हम जनता की स्वीकृति से ही जनता का प्रतिनिधि लाएंगे, और ये प्रोसेस इन 4 विधानसभा के उपचुनाव से भी लागू किया जाएगा। समय तो कम है सर, फिर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? उसका भी आप देखेंगे आने वाले समय में, आप उसका स्वरूप कैसे आएगा वो आप देखेंगे। और ये आखिर जो राइट टू रिकॉल है आपके संविधान में जो इंक्लूड होने जा रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। राइट टू रिकॉल एक बहुत सिंपल सी व्यवस्था है कि किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, जिसको कि चुना गया है, पहले 2.5 साल के उसके परफॉर्मेंस के आधार पर अगर लोगों में ये राय हुई कि ये कैंडिडेट हमारे लायक काम नहीं कर रहा है, या जैसा हमने इसके बारे में सोचा था वैसा इसका कैरेक्टर्स नहीं है, तो एक प्रावधान बनाया जाएगा कि जनता अपने स्वीकृति से ऐसे एमएलए को अपने पद से हटाने की सिफारिश कर सकती है। और इसके लिए जब वो कैंडिडेट जन स्वराज के मंच से इलेक्शन लड़ेगा, तभी वो उससे एक एफिडेविट लिया जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति आई तो वो इस पार्टी की सदस्यता से या उस एमएलए के पोस्ट से रिजाइन कर देगा। अभी इसमें थोड़ा काम और होना बाकी है। इसकी न्यायिक विविधता और न्याय संगत अप्रोच से इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसमें और कुछ एलिमेंट्स जोड़ने की ज़रूरत है। इस पर भी काम चल रहा है। जैसा आपको मालूम है, हमारा संविधान अभी तैयार होने की प्रक्रिया में है। उसमें जब ये फाइनली आएगा तब आप देखेंगे कि ये हमारा एक कमिटमेंट है जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है, जैसे पिछली बार सरकार जो इधर से उधर हुई और उसमें हमने 3 विधायकों को देखा पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन जाके विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठ के वोटिंग किया। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ना तो उन्हें पे दल बदल कानून लगता है, और उन्हें अगर पार्टी चाहे तो उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी लिख सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि जो आपके एमएलए चुन के आएंगे वो अपने से खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर बैक हो जाएंगे? लग रहा है आपको कि ये प्रैक्टिकली है? मैंने जैसा कहा कि मैं अभी इसके बारे में कुछ और डिटेल कहूं ये उचित नहीं होगा। आगे आने वाले समय में हमें समय दीजिए, जिससे कि हम आपको इसके बारे में एक न्याय संगत और तर्क संगत आर्गुमेंट दे सकें। मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू न्यूज 22 स्कूप से बात करने के लिए। तो आपने सुझाव सुना कि मनोज भारती हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारी पार्टी जनता के बीच जाएगी, जनता के साथ रहेगी और जनता के लिए ही रहेगी। महिप्राज 22 स्कूप, पटना।